नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगी। मैं स्मिता शर्मा हूँ, जो दर्शक मेरे यूट्यूब स्टेशन और साथ ही साथ सत्य हिंदी के तमाम पोर्टल्स पर जुड़ रहे हैं। आज बात अमेरिकी चुनावों की। ये वो चुनाव हैं 3 नवंबर को, जिस पर पूरी दुनिया, भारत समेत पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं और इस वक़्त अलग-अलग तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। लगातार जो वहाँ राष्ट्रीय सर्वेक्षण चल रहे हैं, उन्होंने बताया हुआ है कि जो डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, काफ़ी सिग्निफिकेंट लीड मिली हुई है उनको इस वक़्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर। लेकिन पिछले 48 घंटों में लग रहा है कि मानो ये और कांटे की जो है टक्कर होते जा रही है। इस बीच काफ़ी सारे ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हिंसा की आशंकाएँ जताई जा रही हैं चुनावों के दिन में। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भारत-यूएस संबंधों को हम कैसे देखें, डोनाल्ड ट्रम्प के उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो है इन रिश्तों में आखिर क्या कुछ बदलाव आए, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। जयंत जयपांडा, आप बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेज़िडेंट हैं। और साथ ही 4 बार सांसद रह चुके हैं। अनंता एस्पिन सेंटर के वन ऑफ द फाउंडिंग ट्रस्टीज हैं और 2001 में जो भारत अमेरिकी सांसदों के लिए फोरम का निर्माण हुआ था, उसके 15 साल तक चेयरमैन भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका जयपांडा हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। शुरुआत अगर मैं कर सकूँ, संबंधों की तो बात करेंगे ही हम, लेकिन इस वक़्त इन चुनावों से जो है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है चुनाव कैसे होते हैं, भारी मतदान हो रहा है, ऐसा लग रहा है वन ऑफ द हेवीएस्ट इलेक्टोरल टर्नआउट्स हो रहा है। लेकिन जो हिंसा की रिपोर्ट्स आ रही हैं, व्हाइट हाउस को लॉकडाउन करने की बात की जा रही है, इस इन सब रिपोर्ट्स से क्या ये चिंताजनक है जब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में इस तरह की खबरें आएँ तो? बिल्कुल, लेकिन पहले मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बनेंगे, वो उन्हीं के वोटर्स पर निर्भर करता है और हम भारत में ख़ास करके जो हम गवर्निंग पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी में, हम इस पर एक न्यूट्रल व्यू लेते हैं कि हुँ, जो भी वहाँ शासन में आएँगे, हम उनके साथ दोस्ती रखेंगे, हम उनके साथ जो भारत और अमेरिका के एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप धीरे-धीरे पिछले 20 साल से बन चुका है, वाजपेयी जी के प्राइम मिनिस्टरशिप से लेकर अभी मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसको हम जारी रखेंगे। ये हुँ, मैं पहले से क्लैरिफाई करना चाहता था। वो कहने के बाद जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि इट्स अ वेरी फ्रॉट एंड टेंस एटमॉस्फेयर हुँ, अमेरिका में। प्रेसिडेंट ट्रम्प कई सारे उनके जो एस्टैब्लिश्ड सिस्टम्स थे उसको चैलेंज किए हैं। खास करके सिर्फ केवल डोमेस्टिकली नहीं, फॉरेन पॉलिसी को भी लेकर भी चाइना को उन्होंने इन क्लियर टर्म्स ही हैज चैलेंज्ड देम हुँ, और भारत के साथ मिलकर बहुत कुछ हमारी जो रिलेशनशिप, इट्स अ बाई पार्टीजन रिलेशनशिप, वहाँ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हो, रिपब्लिकन हो और यहाँ भी हमारे साथ मिलकर जो आगे ले रहे हैं, ये काफी सख्त बन चुका है, खास करके पिछले कुछ सालों में। हुँ, तो ये जो माहौल है, ये हिंसा का माहौल बहुत चिंताजनक है। हुँ, पिछले बार भी हुआ था जब राष्ट्रपति ट्रम्प जीते थे, हुँ, कुछ 2-4 दिन के लिए वहाँ वॉशिंगटन डीसी के सड़कों में ऐसे दंगे हुए थे हुँ, और अभी कोविड के समय पे पिछले 6-8 महीने में अगर हम देखें, तो अमेरिका में बहुत सारे शहरों में खास करके ऐसे दंगे हुए हैं हुँ, और ये चिंताजनक है। हम इसको देखना चाहिए और जैसे कि आप कह रहे थे, इस बार वोटिंग काफ़ी टाइट है, लेकिन इस हुँ, पर मैं 2 बात कहना चाहूँगा। हुँ, पिछले बार भी जो ओपिनियन पोल्स थे, वो ज़्यादातर सब गलत थे। वो बता रहे थे कि डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जीतेंगे, लेकिन ट्रम्प जीत गए। इस हुँ, बार भी उस तरह का उनका ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि ट्रम्प पीछे हैं। हुँ, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे हैं जो साइलेंट ट्रम्प वोटर्स, हुँ, जो उनको वो बताते नहीं पोलस्टर्स को, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि वहाँ के मीडिया में कुछ बायस है और वो वोटिंग डे पर ही पता चलेगा। हुँ, और ये जो हिंसा के आशंका को लेकर बहुत हुँ, सारे करीब 9 करोड़ अमेरिकन वोट दे चुके हैं। ये राइट, काफी हाई नंबर है, क्योंकि पिछले बार का अगर आप कंपेयर करें, तो हुँ, दिस इज 2/3 ऑफ द एंटायर वोटिंग ऑफ लास्ट टाइम। हुँ, और फिर एक और फाइनल मामला है कि इस हुँ, बार बहुत सारे जो पोस्टल वोटिंग किए हैं, हुँ, वो शायद उसी दिन, वोटिंग का दिन 3 तारीख को उसका रिजल्ट्स निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसको इसको लेकर भी बहुत कंट्रोवर्सी है। हुँ। तो द होल सिचुएशन इज समथिंग दैट द होल वर्ल्ड इज वाचिंग। जैसा आपने कहा कि वहाँ पे अभी
जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ भारत की जो हमेशा कंसिस्टेंट नीति रही है कि आप बाईपार्टिजन सपोर्ट में आप बाईपार्टिजन सपोर्ट रहा है, जो अमेरिकी संसद की जो आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें, सेनेट की बात करें और साथ ही कोई भी पार्टी रहे सत्तारूढ़, लेकिन वो एक क्लिंटन के दौर से हम लगातार देख रहे हैं कि इस बाईपार्टिजन सपोर्ट में इंक्रीज आता रहा है। बावजूद इसके क्या ऐसा एक संदेशा नहीं गया इस दफा कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा सपोर्ट दिया, द पॉलिटिकल एंडोर्समेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इन अ वे, वो ह्यूस्टन में हो या अहमदाबाद में हो, और यहाँ तक कि इनफैक्ट रिपब्लिकन्स ने प्रधानमंत्री मोदी के फोटोज और पिक्चर्स का इस्तेमाल भी किया अपने कैंपेन में वहां की डायस्पोरा को अपील करने के लिए। तो डिड इंडिया इन्वेस्ट टू मच इन द ट्रंप बास्केट? नो, आई डोंट थिंक सो एट ऑल। मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि आप याद कीजिए, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री की हैसियत में अमेरिका गए थे, वहां मेडिसन स्क्वायर गार्डन में रॉक स्टार जैसा उनका एक कार्यक्रम रहा। और उस समय वहां के राष्ट्रपति थे ओबामा, वो डेमोक्रेट थे। और ऐसे कई बार हो चुका है, यूके में वेम्बली स्टेडियम में हो चुका है, दुबई में हो चुका है। मोदी जी तो एक ग्लोबल रॉक स्टार है पॉलिटिकल फर्मामेंट में। और इस बार जो आप कह रहे थे कि ह्यूस्टन में और यहाँ अहमदाबाद में, ये इट इज कोइंसिडेंटल दैट प्रेसिडेंट ट्रंप इज द प्रेसिडेंट। आप याद रखिए कि ह्यूस्टन में वहां कुछ, मेरे जो याद है, कुछ 25-30 अमेरिकन पॉलिटिकल लीडर्स स्टेज पर थे, और दोनों पार्टीज के। तो ये तो हम तय नहीं कर पाएंगे कि जब मोदी जी जाए वहां राष्ट्रपति कौन रहे। तो ये जो शो था, इट वाज अ शो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ टू एस्पेक्ट्स। वन इज इंडिया यूएस रिलेशनशिप, और दूसरी बात ये था कि हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, जो हमारा डायस्पोरा है, तो उनका ताकत, क्योंकि खास करके यूएस में इंडियन डायस्पोरा हैज बिकम द मोस्ट एफ्लुएंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। वो पॉलिटिकली भी उनका बहुत महत्व रहता है। बहुत सारे सेकंड जनरेशन इंडियंस वहां सब स्टाफर्स बने हुए हैं दोनों पार्टीज के नेताओं के। और पिछले कुछ सालों में से वहां जो प्रवासी भारतीय हैं, जो अमेरिकन हैं, वो खुद अपने स्ट्रेंथ पे नेता बन रहे हैं। कई इलेक्ट हो चुके हैं कांग्रेस को, सेनेट को। तो ये हमें बाईपार्टीसन ही देखना चाहिए। और एक बात भी हम याद रखना चाहिए कि वहां जो इंडियंस है वो किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। एक ट्रेडिशनली थे कि ज्यादातर वहां के जो प्रवासी वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट कर रहे थे, लेकिन रिसेंटली देखा जा रहा है कि कई उनमें से क्वाइट अ बिग परसेंटेज आर नाउ शिफ्टिंग टू द रिपब्लिकन साइड। तो ये उनका लोकल पॉलिटिक्स लेकर है। तो वी वांट अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद यूएस, and whoever comes to government there, we will work with them. But there is no getting away with it that in recent years, under President Trump and under Modi ji, there has been a lot of excitement. लेकिन ये जो आपने कहा, और ये फिगर्स हैं, जैसे इस दफा कहा जा रहा है पिछली बार लगभग 75% जो है इंडियन डायस्पोरा के लोग हिलेरी क्लिंटन के साथ थे, इस दफा लगभग 66% जो बाइडेन के साथ हैं। तो 8-9% एक वोट शिफ्ट जरूर हुआ है, लेकिन ट्रेडिशनली ऐसी क्या वजह रही, एज एन अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग है, कि जो इंडो अमेरिकन हैं वो ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से डेमोक्रेट्स के साथ ज्यादातर खड़े रहे? तो मैं ये कहूंगा कि पहले जो डेमोग्राफिक्स था हमारे प्रवासी भारतीयों का यूएस में, वो इमिग्रेंट्स थे। उनमें से कई लोअर लेवल इमिग्रेंट्स थे, जैसे कि वो टैक्सी चलाते थे और कुछ वैसे ब्लू कॉलर काम करते थे। लेकिन पिछले खास करके 3 या 4 दशकों में बहुत सारे इंडियंस वहाँ कॉर्पोरेट सीईओज बन चुके हैं। बहुत इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और सिलिकॉन वैली में एंटरप्रेन्योर्स जो बिलियनर्स बन चुके हैं। प्रोफाइल बदलता जा रहा है, और जैसे कि कोई एक कम्युनिटी, वो उनके ज्यादा स्टेक्स बनते हैं उस सिस्टम में, उनके ज्यादा एफ्लुएंस बढ़ता है, तो उनका पॉलिटिकल व्यूज आल्सो कीप चेंजिंग। तो आपने जो कहा कि कुछ फीसदी भारतीय प्रवासियों के वहां शिफ्ट हुआ है इन दोनों पार्टीज के बीच में, इसमें थोड़ा एक्यूरेसी अभी मैं वेट करके देखना चाहूंगा इलेक्शन के बाद ये कैसे निकलेगा। क्योंकि इफ यू कंपेयर विथ अदर ग्रुप्स आल्सो, देयर आर सम क्वाइट स्टनिंग डेवलपमेंट्स। आप देखिए, नॉर्मली अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी जो है यूएस में, वो ज्यादातर डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं। नाउ पिछले बार भी
उनमें से ट्रंप के लिए कुछ 7 या 8% वोट दिए थे। लेकिन इस बार ऐसे कई ओपिनियन पोल्स हैं जो कह रहे हैं कि अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी 30% से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे। वैसे अगर आप लैटिनो वोट देखें तो अभी रिसेंटली एक आर्टिकल मैंने पढ़ा कि लैटिनोस जो नॉर्मली डेमोक्रेट को वोट देते हैं उनमें से क्वाइट अ लार्ज परसेंटेज इज शिफ्टिंग टू द रिपब्लिकन साइड। तो मेरे ख्याल में ये सब फ्लक्स में है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल क्या होगा। पिछले बार तो इट वाज अ कंप्लीट सरप्राइज इफ यू गो बाय द मेन स्ट्रीम मीडिया। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा पिछले बार मैं 3 सप्ताह यूएस में था 4 साल पहले अक्टूबर में, और मुझे लग रहा था कि ट्रंप जीतेंगे, क्योंकि जो मैं सुन रहा था न्यूयॉर्क में ईस्ट कोस्ट में और जो मैं सुन रहा था सैन फ्रांसिस्को में वेस्ट कोस्ट में, वो माइंडसेट उनके मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रहे थे जरूर, लेकिन मैं 5 साल पढ़ा था मिडवेस्ट में और मिशिगन में, टेक्सास में, विस्कॉन्सिन में, मैं जिससे भी बात किया उस टाइम स्पष्ट लग रहा था कि ट्रंप जीतेंगे। तो ये एक डिस्कनेक्ट है। उनके मीडिया क्या प्रमोट कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके ओपिनियन पोल्स में कुछ साइलेंट वोटर्स शायद उनके मत नहीं बता रहे हैं, और एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा इसमें कभी कभी अंतर होता है। लेकिन जो ओपिनियन पोल्स पर हमें मुझे लगता है कि एक ये बात भी याद रखना चाहिए कि दरअसल जो पॉपुलर वोट्स की सर्वेक्षण वगैरह थी उसमें दे वर क्वाइट एक्यूरेट। जो इलेक्टोरल कॉलेज का हिसाब किताब था उसमें गड़बड़ा गए थे। पॉपुलर वोट्स में तो ये कहा गया था कि भाई हिलरी क्लिंटन आगे है और काफी लाख वोटों से वो आगे थी भी। इस वक्त देखिए मैं इस पर कहूंगा अगर आपके सिलेबस में है अलजेब्रा और आप ट्रिग्नोमेट्री में 100 स्कोर करें तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। उनका सिस्टम है स्टेट वाइज, उनका सिस्टम है इलेक्टोरल कॉलेज। तो उसका जो ओपिनियन पोल्स पिछले बार भी और इस बार भी उसमें काफी थोड़ा कुछ कंफ्यूजन है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चैट कर रहे थे हम पिछले दिनों ही कुछ संवाददाताओं के साथ में, और उसमें कुछ लोगों की ओपिनियन थी कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम है अमेरिका के लिए, मतलब हम जब भारत अमेरिका की बात करते हैं, दो बड़े लोकतांत्रिक ताकतों की बात करते हैं, हमारा इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है वो इतना अलग है और वो इवॉल्व भी लगातार हुआ है। क्या इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम अपने आप में उसको लेकर एक रीथिंकिंग हो रही है अमेरिका के अंदर? क्या उसको लेकर आपको आवाजें मिलती हैं कि शायद वो रिडंडेंट हो गया है या उसे अब नहीं होना चाहिए? अगर आप अमेरिका के पॉपुलर मीडिया पढ़ें, मेन स्ट्रीम मीडिया, आपको यही लगेगा जो आपने कहा। लेकिन अगर आप अमेरिका के कई और जो है ऑल्टरनेटिव वॉइसेस उसको पढ़े तो आपको ये नहीं लगेगा। तो मैंने अमेरिकन हिस्ट्री काफी पढ़ा हूँ, मेरे इतिहास पढ़ने में दिलचस्पी है, और द बैकग्राउंड दैट एग्जिस्टेड, जिसके वजह से इलेक्टोरल कॉलेज बना गया, उसका बहुत सारे कारण थे, और वो इट वाज वेरी वेल जस्टिफाइड इफ यू रीड द डिबेट्स एंड डिस्कशंस। नाउ whether it is outdated or not, it is a decision for the American people. We should not comment on it. लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर्स हैं जो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि जो सिस्टम वो उनको सूट नहीं करता है। जब वो हार जाते हैं तो वो बदलाव चाहते हैं। जब वो जीतते हैं, जैसे हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किन लोगों को अगर सूट करता है तो वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट बेस्टियन ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उनको सूट नहीं करता है तो वो क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। ऐसे अमेरिका में भी बहुत सारे लोग हैं। तो इस पर आई डोंट थिंक वी शुड गेट कैरिड अवे। उनका सिस्टम जो है सो है, तो उनका अगर वो मेजोरिटी जीत पाएंगे, जो चाहते हैं सिस्टम को बदलने के लिए, वो बदलाएंगे, नहीं तो अभी बदलने वाला नहीं। अच्छा, एक और आपने जो कहा इसके पहले ज़िक्र किया कि डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, साउथ एशियन इमिग्रेंट्स हैं उनका, और ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच में भी काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आते हैं अप्रोच टू इलेक्शंस को। लेकिन ये जो ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी हैं, आपकी पार्टी है, उनकी तरफ से कोई सिग्नलिंग गया है कि सपोर्ट रिपब्लिकन्स की ओर होना चाहिए? क्योंकि इस तरह की भी बातें, चर्चाएँ लगातार की जा रही हैं, और ये अपने आप में प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है क्या? क्योंकि अभी तक जो इंडियन प्रोफाइल जो राइज हमें देखने को मिलता है, अनलाइक द जूविश लॉबी जो वहाँ की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा जो है डीपली इनग्रेन्ड है। आप अगर इंडियन अमेरिकन की बात करें तो ये हमेशा से फीलिंग रहा है कि इंडियन अमेरिकन हैव नेवर डिवाइडेड लॉयल्टीज इन अमेरिका, और दे हैव ऑलवेज बीन अमेरिकन्स फर्स्ट इन अ वे, द वंस हु हैड वोटर राइट्स। तो क्या ये एक प्रॉब्लमैटिक संकेत हो सकता है अगर वो लोग ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हो वहाँ? नहीं, मैं फिर से एम्फसाइज करना चाहूंगा कि हमारे भारत के अगर प्रशासन हो
या भारतीय जनता पार्टी हो, वो कोई अन्य देश के पॉलिटिक्स कैसे होना चाहिए उसको हम इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहेंगे। हम जरूर चाहेंगे भारत के जो इंटरेस्ट हैं, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट, उसको लेके हम जरूर वहां रखेंगे, लेकिन उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हम वो रोल नहीं प्ले करेंगे। जो हमारी ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी हैं, वो हमारे चिंताधारा जरूर लेते हैं, और वहाँ जो इंडियन अमेरिकन हैं, बहुत उनमें से हैं जो इंडियन सिटीजन अब तक हैं, जो इंडियन पासपोर्ट रखे हैं, उनको इंडिया के इंटरेस्ट के बारे, इंडिया में क्या हो रहा है, इस तरह का प्रचार वो करते हैं। जो अमेरिकन सिटीजनशिप ले भी चुके हैं, उनके भी बहुत सारे कनेक्शंस हैं इंडिया में, वो ओसीआई कार्ड रखते हैं, वो बार बार यहाँ आते हैं, बिजनेस भी करते हैं, तो जरूर उनके साथ इंटरेक्शन रखना जरूरी है। और ये जो वहाँ प्रवासी जो जो हमारे इंडियन वोटर्स हैं, वो किस तरह वोट देंगे उसको हम इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर कोशिश करेंगे कि जो भी वहां इलेक्टेड हो, वो प्रेसिडेंट हो, वो सेनेटर हो, ये कांग्रेसमैन या कांग्रेस वुमन हो, या कोई सिटी का मेयर हो, हम जाके जरूर हमारे इंडियन अमेरिकन फ्रेंडशिप और शेयर्ड इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इसके बारे जरूर बोलेंगे, जैसे कि बहुत अन्य देशों ने करते हैं। पाकिस्तान आप देखें, उनके बहुत बड़ा लॉबिंग का बजट है, वो दशकों से वहां वाशिंगटन डीसी से लॉबिस्ट को एंगेज करके भारत के खिलाफ, जम्मू कश्मीर हो, किसी और भी मुद्दा हो, बार बार वहां जाके लॉबी करते हैं, और हम हमारे तरफ से तो लॉबी करेंगे हमारा व्यू वहां पहुंचाने के लिए। लेकिन क्योंकि यूके में ये मामला विवादित हो गया था, बोरिस जॉनसन के इलेक्शन के दौरान वहां पर ये मामला आया था, और रिपोर्ट्स आई थी कि किस तरह से थोड़ी सी वहां जो है ओवरसीज फ्रंट ऑफ बीजेपी की तरफ से कुछ अपील्स जा रही थी कि वोट जो है उसका झुकाव बोरिस जॉनसन की ओर होना चाहिए। मैं ये कहूंगा, मैं यूके में इलेक्शन ऑब्जर्वर के नाते काम कर चुका हूं, ये पिछले इलेक्शन नहीं, उसके पहले वाला इलेक्शन कुछ साल पहले। और मैं ये कहूंगा कि वहाँ के जो भारतीय प्रवासी भारतीय हैं, उनके भी ऐसे चॉइसेस हैं। वो कभी किस तरह होते थे, आजकल उनमें भी परिवर्तन हो रहा है उनके चॉइसेस में। तो ये ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी पर ये आरोप लगाना सही नहीं है। They are fully capable. The UK Indians and other Indians in other countries are fully capable of making up their own mind. लेकिन मैं ये कहूंगा, एक वहां भी ये जो शिफ्टिंग प्रेफरेंसेस हैं, मैं खुद देखा हूं, डिपेंडिंग ऑन द डेमोग्राफिक्स इन सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज इन यूके, वहां बहुत सारे वोटर्स हैं जो ओरिजिनली पाकिस्तान से आए हुए हैं, और कोई वैसे देशों से आए हुए हैं, उनका प्रेफरेंस वो जबरदस्त डालते हैं। जैसे कि पिछले साल मैं यूके में था, लंदन में था, जब इस तरह के वहाँ के वोटर्स जो पाकिस्तानी ओरिजिन का है यूके में, वो आके हमारे दीपावली सेलिब्रेशंस को डिसरप्ट किया लंदन में, वो हमारे इंडिपेंडेंस डे को डिसरप्ट किया, तो उसका भी प्रभाव होता है। जो इंडियंस होते हैं, वो बहुत बहुत संख्या में इंडियंस वहां हैं, सक्सेसफुल हैं, वो ऐसे दंगाबाजी नहीं करते हैं, लेकिन वोट के समय अपने प्रेफरेंस वो खुद डालते हैं, उनको कोई गाइड करने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, चलिए लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस अजय। जिस तरह से आपने चीन का जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है चीन पर ही अप दी एंटे, उन्होंने क्लियर पोजीशंस लिया, और इस बात में कोई शक नहीं है, एक तरह की अगर एम्बिग्विटी पहले चाइना को रहकर रही थी वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो दूर हो गई। लेकिन अब अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस चुनकर आते हैं, एशली टेलिस जो नोटेड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हाल में कहा कि भारत और एलिस चीन के बीच में इस वक्त जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो कुछ लगातार अग्रेशन जारी है, तल्खियां जारी हैं, ये भी एक हकीकत है कि चीन को आप रातों रात अपने इकोनॉमिक सिस्टम से आप बाहर नहीं कर सकते हैं, और चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स आर स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। यही वजह है कि भारत जो है किसी भी स्टेटमेंट में चीन का नाम नहीं लेता है साफ साफ, वो क्वाड की मीटिंग के बाद हो, 2+2 के बाद हो, पोम्पियो आकर चीन का नाम लेकर तमाम बातें करके जाते हैं, लेकिन जयशंकर चीन का नाम भी नहीं लेते हैं। तो क्या ये दिक्कत वाली बात हो सकती है अगर यूएस उस अग्रेसिव मिजाज के साथ जो है चीन पर हावी रहे? क्या ये भारत के लिए कुछ दिक्कत हो सकती है? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एशली टेलिस जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, और कई बहुत बहुत बार हमने कॉन्फ्रेंसेस में, ट्रैक टू इवेंट्स में मिले हुए हैं और पार्टिसिपेट किए हुए हैं। वो एक क्लासिकल रिपब्लिकन है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्लासिकल रिपब्लिकन नहीं है। वो एक असर्टिव टाइप के पॉलिसीज लाए हैं कि जो
जिस तरह के पॉलिसीज यूएस ने फॉलो किया था उसके फायदा उठाकर चाइना काफी इकोनॉमिकली ग्रो की है, और आफ्टर दैट चाइना हैज बीन itself breaking those same rules. So large number of countries, ये यूएस हो या भारत हो या ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो, बहुत सारे जो खास करके डेमोक्रेसीज हैं वो कई सालों से कह रहे हैं कि हमारा कोई इतराज नहीं कि चाइना ग्रो करे जो भी हो, लेकिन चाइना मस्ट फॉलो द सेम रूल्स थ्रू व्हिच इट हैज ग्रोन. तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली हैज स्टार्टेड असर्टिंग दैट. नाउ हमारा आप इंडिया के बारे जो पूछा, मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो सबको स्पष्ट देखा गया पिछले 6 महीने में क्या हुआ है. एलएसी पर जो कहा जाता था कि 45 साल तक कोई गोलीबारी नहीं हुई, मौत नहीं हुई, देयर वाज नो हॉस्टाइल एक्शन, थोड़ा मैक्सिमम कुछ पथराव होता था या कोई किसी को धक्का मारता था, लेकिन गन्स एंड बुलेट्स वर नॉट बीइंग यूज्ड. ये तो इस बार तोड़ा गया वो परंपरा, और उसके सख्त जवाब हमने दिया. लेकिन हम जवाब केवल मिलिटरीली देंगे ये तो सही नहीं, क्योंकि चाइना मिलिटरीली और इकोनॉमिकली हमसे काफी बड़ा हो गया है और हमें अभी ग्रो करनी है. वी आर ग्रोइंग. तो हमने जो स्टेप्स लिया, दिस इज कंप्लीटली रैशनल. इट वुड बी टोटली इलॉजिकल, टोटली इरैशनल कि हमारे पैसा से चाइना हमसे लड़े. तो ये जो हम स्टेप्स ले रहे हैं, दिस इज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट. We have an open mind कि हम सबके साथ, चाइना के साथ भी हम ओपनली डील करेंगे, लेकिन उनको हमारे सॉवरेनिटी को मानना होगा, और they must respect our boundaries and our red lines. And we can't be just pushed around like some countries have been done. तो इस मामला में हम यूएस के साथ भी दोस्ती करेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी दोस्ती करेंगे, जापान के साथ भी दोस्ती करेंगे, जिसको क्वाड कहा जा रहा है. हम नेवल एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, और इकोनॉमिकली हम सबके साथ ओपन माइंडेड हैं, बट दे हैव टू रेसिप्रोकेट. लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं, क्या आपको लगता है कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की रीशेपिंग होनी चाहिए? कि आज की तारीख में बहुत ज्यादा वेट डाला जा रहा है सुरक्षा आर्किटेक्चर पर, और खास करके जो डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट्स की लेन देन पर, जबकि इंडिया के जो दूसरे इंटरेस्ट्स हैं, आपको जीएसपी से निकाल दिया गया लिस्ट से, आपको जो डेवलप्ड कंट्रीज के टच पर जो है आपको इक्वेट करने की बात की जा रही है, वीजास के इश्यू पर भी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो है कोई राहत नहीं मिली है, बल्कि जो कदम उठाए गए हैं इमिग्रेशन पर, उन्होंने दरअसल बहुत ज्यादा हर्ट किया है इंडियन टेक कंपनीज, आईटी जायंट्स को. इन मुद्दों पर एक रीबैलेंसिंग की जरूरत होगी. देखिए, दोस्ती का मतलब नहीं होता कि हम हर मुद्दे पर एक मत होंगे. फ्रेंड्स आर अलाउड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, लेकिन जो फंडामेंटल डीप डाउन जो शेयर्ड इंटरेस्ट हैं वो कॉमन है. वो डेमोक्रेसीज के कॉमन होते ही है, और इंडिया एंड अमेरिका आर द 2 लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज, 2 मोस्ट डाइवर्स डेमोक्रेसीज. तो वो कॉमन इंटरेस्ट होंगे. आप सिर्फ एक कॉइन के एक साइड बताए, दूसरी साइड नहीं बताए. हमारे जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज अब है, वो हम यूएस के साथ दोस्ती रख के कई फायदा इंडिया को भी आया हुआ है, जैसे कि C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मैं दे सकूंगा. और यूएस ने जो कदम लिया था कुछ 10-15 साल पहले कि वो न्यूक्लियर क्लब से हम एक्सक्लूड हो गए थे, जो सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था, यूएस के साथ होने के नाते बहुत सारे हमें और जो कोलैटरल बेनिफिट्स भी मिले हैं. तो यूएस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इंडियन इन्वेस्टमेंट इन यूएस, दीज आर ऑल फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड. तो आप जो कह रहे थे, देखिए ये तो सही है कि हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, हम अब तक डेवलपिंग नेशन हैं, लेकिन याद रखिए, नहीं ये भी तो माना जाता है ना कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंसी रही है. ज्यादातर जो गिव एंड टेक की बात होती है, उसमें ये दबाव डाला गया है कि भाई भारत, आप ईरान से ऑयल ना खरीदे, आप अमेरिका से, आप डिफेंस इक्विपमेंट्स का सेल्स बढ़ गया है, आप उनसे गैस खरीद रहे हैं, लेकिन बदले में जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी, जो कोर इंटरेस्ट है, वहां सबसे ज्यादा हर्ट हुई है इंडिया. और खास करके ऐसे वक्त में जब पैंडेमिक के इस दौर में आर्थिक चैलेंजेस बहुत ज्यादा होंगी इंडिया के ग्रोथ के लिए. मैं फिर दोबारा कहूंगा कि ऐसा कोई 2 दोस्त नहीं है जिनमें कोई मतभेद नहीं होता है. लेकिन आप फिर एक साइड के उदाहरण देते हैं. मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकूंगा जिसमें यूएस एंड इंडिया मिलकर काम किए हैं, टेररिज्म के खिलाफ मिलकर काम किए हैं. पाकिस्तान में जो हो रहा है, हमारे इंटेलिजेंस शेयरिंग के वजह से बहुत सारे हमारे बेनिफिट्स हैं.
ऐसे बहुत सारे मैं उदाहरण दे सकूंगा। तो आप जो ट्रांजैक्शनल कह रहे हैं, मैं उसको ये कहूंगा कि हर कोई देश का नेता का वो फर्ज बनता है कि वो उनके हिसाब से देखें, और ओके। हमारे जो देश का नेता है वो भारत के हित में देखकर बातचीत करते हैं और कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं। उनमें कई सारे कॉमन ग्राउंड्स निकलते हैं। आप जो ट्रांजैक्शनल के एग्जांपल्स दे रहे थे, मैं बहुत सारे स्ट्रेटेजिक फंडामेंटल शिफ्ट के भी उदाहरण दे सकूंगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ केवल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में होता है और किसी और एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होता है, लेकिन ये जरूर होता है कि इंडिया में फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हैज हैपेंड मच मोर अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी than we have seen in a long time. तो मैं ये नहीं मानता कि ये अगर दोस्ती हो हमारा यूएस से, ये हमारे लिए in some way it is negative for us. मैं ये नहीं मानता। Just the last two questions. अगर जो बाइडेन जीतते हैं, उनके उपराष्ट्रपति उनकी होंगी कमला हैरिस, उससे बीजेपी को क्या कुछ लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट होगा, गिवन उनकी जो स्टैंड्स रही हैं इन द पास्ट ऑन इश्यूज ऑफ कश्मीर, ऑन सीए के इश्यूज पर जो डेमोक्रेट्स के ओपिनियंस रहे हैं, वो ज्यादा वोकल रहे हैं, दिक्कत होगी उससे? जो बाइडेन तो नए नहीं हैं, वो बहुत दशकों से सेनेटर रहे और वाइस प्रेसिडेंट भी 8 साल रहे। इंडिया के साथ भी बहुत, मैं खुद उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट पे काफी बातचीत किया हूँ। और आप जो कमला हैरिस जी के बारे कह रहे हैं, देखिए, एक तरफ से हम गर्व लेते हैं कि वो एक पार्टली इंडियन डिसेंट की हैं। दूसरी तरफ ने आपने जो उठाया उनके पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स, ये एक हमारा फॉरेन पॉलिसी का इशू है कि जो कोई लीडर्स हैं अन्य देशों के, उनको प्रभावित करने के लिए बहुत सारे, जैसे पाकिस्तान के ग्लोबल कम्युनिकेशंस कैंपेन यूजिंग लॉबियिस्ट्स बहुत करते हैं। हम उनको काफी एजुकेट करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने आज एक आर्टिकल देखा, कोई एक प्रवासी इंडियन ने इसको लिखी है। वो हमारे खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ लिखे हैं, और उसमें फैक्चुअली इतने गलत हैं कि वो कहा है कि सीएए रिमूव सिटीजनशिप फॉर इंडियन मुस्लिम्स। इस तरह के गलत फहमी बहुत हैं वहां, और हमको जाके रीच आउट करके उनको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। वो जो कोई भी हो, वो पार्टली इंडियन ओरिजिन हो या ना हो, उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा। क्या आपको लग रहा है कमला हैरिस भी मिसकम्युनिकेशन का शिकार है? क्या उनको नहीं, आपने जो कहा कि कई व्यूज बहुत सारे लीडर्स रखे हैं कश्मीर पर, बहुत सारे गलत फहमी, बहुत सारे भ्रम भी फैला जाते हैं जम्मू कश्मीर के बारे। ये आपको पता है, ये हम बहुत सारे वहां के मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं। जबकि जम्मू कश्मीर ज्वाइंड इंडिया बाय द सेम सिस्टम ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन that hundreds of other princely states joined India और पाकिस्तान और today in Bangladesh। तो ये कभी वहां कहा नहीं जाता है। पर आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं, ये असहजता नहीं पैदा करेंगी अगर कल जो बाइडेन और कमला हैरिस की टीम आती हैं और उनके हाथ में होती है सत्ता की बात? I don't see any fundamental difference of opinion between India and US. There will be some differences of perception between different politicians of different parties in US. तो उनमें से कई शायद are more familiar with India, some are less familiar with India, but all of them, जैसे आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में आपने कहा कि एक ये बाइपार्टिसन रिलेशनशिप रहा है कि इन कांग्रेस, इन सेनेट, बार बार इंडिया यूएस का रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के बारे एक बाइपार्टिसन कंफर्ट रहा है। उसका मतलब नहीं है कि यूनानिमसली हम सब सपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों को पाकिस्तान जाके प्रभावित करता है कांग्रेस लेवल में या लॉबीइस्ट लेवल में। हम उसको काउंटर करना पड़ेगा हमें। चलिए, एक आखिरी सवाल। आपने जैसे जिक्र किया कि आपने 5 साल का वक्त खुद गुजारा भी था मिडवेस्ट की, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल मिडवेस्ट अमेरिका की, इसमें खास करके वो राज्य थे जिनको दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट ईयर हिलरी क्लिंटन से जीतने में वो कामयाब हो गए थे। इस दफा आपको क्या लग रहा है? बैटल ग्राउंड स्टेट्स की तो सब बात कर रहे हैं, आपके अंदर का एनालिस्ट क्या कह रहा है? रिजल्ट्स क्या किसी एक या 2 स्टेट पर निर्भर होंगी? पहले तो मैं कहूंगा कि मैं 5 नहीं, यूएस में करीबन 10 साल रहा था। 5 साल केवल मिडवेस्ट में रहा था, जहां मैं पढ़ा था मिशिगन में। मैं इस बार कुछ कहना नहीं चाहूंगा, दो कारणों के बजाय। पिछले बार 2016 में, जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं जाके वहां 3 सप्ताह जाके लेक्चर टूर में था,
और पूरे यूएस में कोस्ट टू कोस्ट गया था और फीडबैक मिला था मुझे। इस बार वो फीडबैक मुझे नहीं है और मुझे कहना भी ये ठीक नहीं एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी कि हु शुड विन, हु शुड नॉट विन, हु इज लाइकली टू विन। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक बात मैं देख रहा हूं कि जो ओपिनियन पोल्स पिछले बार भी कहे थे कि इस तरह का एक इलेक्शन रिजल्ट होगा, इस बार भी वो वही कह रहे हैं। शायद इस बार वो सही हो या गलत हो, अभी 1-2 दिन में पता चल जाएगा। चलिए, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। और 2016 में मैं भी वहां पर थी। इलेक्शन के बाद हमने देखा भी था, वहां पे प्रोटेस्ट वगैरह जरूर हुए थे, लेकिन इस दफा जो हिंसा की बात की जा रही है, इंटरनेशनल जो क्राइसिस ग्रुप है आईसीजी, जो मॉनिटर करता है अनस्टेबल जोन्स में, उन्होंने भी 30 पन्नों का एक रिपोर्ट जारी करके कहा है कि इस बार जो है बहुत ज्यादा बिटर पोलराइजिंग इलेक्शंस हैं और हिंसा की ये जो तमाम थ्रेट परसेप्शंस हैं वो रियल है। उम्मीद यही करेंगे कि अमेरिका कैन स्टे काम, ब्रीथ एंड वोट एज मच एज पॉसिबल। बहुत शुक्रिया आपका विजय पांडा हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। धन्यवाद, नमस्कार। और जो दर्शक मेरे साथ मेरे YouTube स्टेशन पर और सत्य हिंदी के पोर्टल्स पर जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।